तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है ना, और ये यूनिट है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और इसके बाद हम आएंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहले डिफाइन करते हैं अभिक्रिया की आणविकता। तो देखो बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये तभी संपन्न हो सकती है जब उसमें जो अभिकारक अणु हैं वो परस्पर टकराएं। अब चाहे अभिकारक अणु एक ही प्रकार के हों या एक से अधिक प्रकार के, तभी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जब अभिकारक अणुओं के बीच में टक्कर होती है। तो इसी टक्करवाद के आधार पर अभिक्रिया की आणविकता परिभाषित की गई है कि अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक अणुओं की संख्या, ठीक है, जिनके एक साथ टकराने पर अभिक्रिया होती है। मतलब ये होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें जब अभिकारक अणु परस्पर टकराते हैं और उनसे कोई रासायनिक क्रिया संपन्न होती है तो उन टकराने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या या अभिकारक के प्रकारों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? अभिक्रिया की आणविकता। जैसे मान लो एक अभिकारक का मिक्सचर है, केवल एक ही प्रकार के अभिकारक अणु हैं, तो टकराने वाले अभिकारक अणु दोनों एक से हैं, तो टकराने की संभावना 100% होगी ना। 100% का मतलब है कि केवल एक ही प्रकार के अभिकारक टकरा रहे हैं। तो कोई भी टक्कर हो उसमें तो दो सेम अभिकारक अणु ही टकराएंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें टकराने वाले अभिकारक अणु बिल्कुल एक से हो, एक ही घटक के हो, तो इनकी अभिक्रिया की आणविकता हम एक लेंगे। क्या लेंगे? एक। अब मान लो दो प्रकार के अभिकारक हैं, ए और बी टाइप के, तो रासायनिक अभिक्रिया ए के टकराने से नहीं होगी, बी और बी के टकराने से नहीं होगी, अभिक्रिया होगी ए और बी के टकराने से। तो हम कहेंगे कि जब ए और बी टकरा के अभिक्रिया का करेंगे, उत्पाद बनाएंगे, तो अभिक्रिया की आणविकता 2 ली जाएगी। ठीक इसी तरह से मान लो 3 प्रकार के अभिकारक अणु हैं, ए बी सी टाइप के, ठीक है, तो अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जबकि ए बी और सी एक साथ एक समय में टकराएं। अब ए के टकराने की संभावना भी है, बी और बी के टकराने की संभावना है, ए और बी के टकराने की संभावना है, सी और सी के टकराने की संभावना है, बी और सी के टकराने की संभावना है, ए और सी के टकराने की संभावना है, लेकिन इन संभावनाओं में कहीं पर भी अभिक्रिया नहीं चलेगी। अभिक्रिया केवल तभी चलेगी जब एक साथ ए बी और सी 3 प्रकार के अभिकारक अणु एक साथ टकराएं, तब उत्पाद बनेगा, और यह संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक इसी तरह से मान लो अभिक्रिया में 4 प्रकार के अभिकारक भाग ले रहे हैं और उत्पाद बना रहे हैं, तो चारों का एक साथ टकराना जरूरी है, तब अभिक्रिया चलेगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आणविकता 3 या 4 लगभग नागण्य हो जाती है। मतलब एक साथ 4 अणुओं का टकरा के उत्पाद में बदलना, ये जो संभावना है लगभग नागण्य होगी। इसीलिए आप देखोगे कि आणविकता 3 या 4 बहुत ही कम है, 3 ही बहुत नागण्य है, 4 तो लगभग नहीं मिलती। तो देखो यहां पर यही लिखा है कि अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक अणुओं की संख्या जिनके एक साथ टकराने पर अभिक्रिया होती है आणविकता कहलाती है। किसी अभिक्रिया में एक साथ एक प्रकार के अणुओं की टकराने की संभावना अधिकतम होती है, किंतु 2 अलग अलग प्रकार के या इससे अधिक प्रकार के अणुओं के टकराने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए 2 से अधिक आणविकता का मान लगभग नागण्य है। अर्थात प्राथमिक अभिक्रियाओं के अभिकारक अणुओं की संख्या ही क्या है बच्चों? आणविकता। प्राथमिक अभिक्रिया वो क्रिया है दिखाई जाती है जिसमें अभिकारक अणु परस्पर टकरा के उत्पाद में बदलते हैं। अब वो प्राथमिक अभिक्रिया में अगर दोनों अभिकारक अणु एक ही पदार्थ के हैं
तो और फिर उनमें उत्पाद बन रहा है तो आणविकता 1 हो गई। मान लो ए और बी टाइप के हैं, ठीक है, जैसे ये ए है और ये बी टाइप का है, उत्पाद मान लो ए बी बन रहा है, यहां उत्पाद ए बन रहा है, ठीक है, तो यहां पर आणविकता 2 हो गई। अब ए बी और सी, तब उत्पाद बन रहा है ए बी सी, ठीक है, तो आणविकता 3 होगी। अब सोचो आप कि केवल एक ही पदार्थ के अणु हैं तो उनके टकराने की संभावना तो 100% है, लेकिन अगर ए बी टाइप के हैं तो 50-50 हो गई। ए से टकरा सकता है, बी बी से टकरा सकता है, ए बी से टकरा सकता है, मतलब 1/3 पॉसिबिलिटी हो गई। नहीं है कि जब ए और बी टकराएंगे तभी तो उत्पाद बनेगा ना, तो आणविकता 2 तभी ली जाएगी जब ए और बी से अभिक्रिया चले। ए से टकराए, बी बी से टकराए तो आणविकता थोड़ी लेंगे। ठीक इसी तरह से मान लो ए बी सी प्रकार के हैं तो अभिक्रिया तभी चलेगी जब ए बी और सी टकराए। अब मान लो ए और सी टकरा रहे हैं, बी और सी टकरा रहे हैं, तो कोई उत्पाद निर्मित नहीं होगा। तो अभिक्रिया में आणविकता 3 या इससे ज्यादा, 4 तो मिलती ही नहीं है, 3 भी रेयर है। समझ गए? तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आणविकता क्या है। आणविकता मतलब है अभिकारक अणुओं की संख्या जिनके टकराने से उत्पाद बनता है, अभिक्रिया चलती है। एक ही प्रकार के अभिकारक टकरा रहे हैं तो आणविकता 1, ए बी टाइप के टकरा रहे हैं तो 2, ए बी सी टाइप के टकरा रहे हैं तो 3। अगर अभिक्रिया एक ही पद में होती है तो आणविकता और अभिकारक अणुओं की संख्या समान होगी। इसको बोलते हैं हम, अभिकारक अणुओं की संख्या एक ही पद में हो रही है, इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया को बोला जाता है प्राथमिक, एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक अभिक्रिया। ये वो अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक अणुओं की टक्कर से रासायनिक क्रिया चलती है। समझ गए ना? तो इस तरह से जैसे हम ये कहें कि इथाइल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन हो रहा है, तो यहां पर इथाइल एसीटेट के अम्लीय जल अपघटन में इथाइल एसीटेट और जल के अणु टकरा रहे हैं, तो हम यहां पर आणविकता कितनी लेंगे बच्चों? 2। अब यहां कौन वेग निर्धारित कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसकी सांद्रता में मेजरेबल चेंज आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सीधा सा है, अभिकारक अणुओं की संख्या जिनके टकराने से उत्पाद बन रहे हैं, मींस प्राथमिक अभिक्रिया, तो उसी को हम बोलते हैं आणविकता। यदि अभिक्रिया एक से अधिक पदों में हो रही है, मतलब कोई भी समग्र अभिक्रिया को कई पदों में लिखा गया है, तो जो पद वेग निर्धारक दिखता है, स्लो होता है, आरडीएस मतलब रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद मतलब आरडीएस, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, तो उसमें जितने अभिकारक अणु आपको दिखते हैं उसी को आप अभिक्रिया की आणविकता बोलेंगे। मतलब समग्र अभिक्रिया की आणविकता का कोई लेना देना नहीं है। जैसे देखो, KClO3 प्लस HI, KClO2 प्लस HiO मंद पद है, RDS है। फिर KClO2 प्लस 4HI, KCl प्लस 2H2O प्लस 2I2 तीव्र पद है, और HiO प्लस HI तो H2O प्लस I2। टोटल रिएक्शन आपने लिख दी, समग्र हो गई। ये है KClO3 प्लस 6HI, तो ये है एक समग्र अभिक्रिया, है ना। तो समग्र अभिक्रिया को अगर हम आणविकता देखें तो 7 दिख रही है, और ये तभी हो सकती है जब 6 अणु HI के और 1 अणु KClO3 का एक साथ टकराता और उत्पाद बनता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि KClO3 और 6HI एक साथ एक ही समय में टकराएं और ये रिएक्शन लगातार चलती रहे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम इस समग्र अभिक्रिया से आणविकता निर्धारित नहीं करेंगे, बल्कि ये है जो मंद पद जिस पर आगे के पद निर्भर करते हैं, मींस KClO3 प्लस HI। तो यहां पर 2 अभिकारक अणु टकरा रहे हैं, KClO3 और HI, और ये मंद पद है और इसी से आगे की अभिक्रियाएं चलती हैं। तो यहां पर जो आणविकता निर्धारित की जाएगी वो मंद पद के अभिकारक अणुओं की संख्या से निर्धारित की जाएगी, और यही यहां पर एक प्राथमिक अभिक्रिया है। क्या है बच्चों? एक प्राथमिक अभिक्रिया। मतलब ये जितने पद होते हैं इनको प्राथमिक बोलते हैं, और वो जो वेग मंद पद है वो है अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद, और उसी में अभिकारक के अणुओं की संख्या को ही हम क्या लेंगे बच्चों? अभिक्रिया की आणविकता।
ओके, तो इस तरह से अभिक्रिया की आणविकता हो गई 2। तो ध्यान रखना है, आणविकता का समग्र अभिक्रिया के साथ कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये केवल एलिमेंट्री पद में, वेग निर्धारक पद में अभिकारक अणुओं की संख्या से निर्धारित की जाती है। ठीक इसी तरह से H2O2 का विघटन होता है तो H2O प्लस O बना, फिर H2O2 प्लस O मिलकर H2O प्लस O2, संपूर्ण अभिक्रिया हो गई 2H2O2 gives 2H2O प्लस O। तो यहां वेग निर्धारक पद है पहले वाला, तो यहां पर केवल एक अणु का विघटन हो रहा है और इसीलिए इसकी आणविकता हो गई क्या बच्चों 1। तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये है हमारी आणविकता। तो आप समझ गए होंगे आणविकता का मतलब है अणुओं की वो संख्या जिनके परस्पर टकराने से अभिक्रिया संपन्न होती है। अगर एक ही प्रकार के अभिकारक अणु टकरा रहे हैं तो 1, 2 प्रकार के टकरा रहे हैं तो 2, 3 प्रकार के टकरा रहे हैं तो 3। तो इस तरह से आणविकता इसीलिए कभी भी 0 नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। अभिकारक अणु या तो 1 होगा या 2 होगा, आधा तो एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए ध्यान रखें आणविकता हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या 0 के अतिरिक्त होगी। ओके, फिर हम आते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो देखो बच्चों, अभिक्रिया की कोटि क्या है। अभी आपने आणविकता देखी कि केवल टकराने वाले अणु जिनसे अभिक्रिया चलती है उनको हम बोलते हैं आणविकता। इससे उनका कोई लेना देना नहीं है कि किस पर अभिक्रिया वेग निर्भर कर रहा है, मींस किसकी सांद्रता में मापनीय परिवर्तन हो रहे हैं जिससे अभिक्रिया वेग प्रभावित हो रहा है। यहां पर हम इसी को लेंगे, अभिक्रिया की कोटि। कोटि मतलब अभिकारक अणुओं की संख्या जिन पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। देखो, टकराने वाली संख्या एक अलग चीज है, लेकिन अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अलग चीज है। जैसे एक परिवार में जितने लोग हैं वो परस्पर एक दूसरे से इंटरैक्ट होते रहते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं, तो वो परिवार के सभी लोग जो हैं वो आणविकता की तरह है। क्या है बच्चों? आणविकता। क्योंकि घर के सारे काम सबके मिलने से चल रहे हैं, लेकिन पूरा घर का मेंटेनेंस जो कमा रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो उस घर की जो हम कहें कोटि हुई, वो व्यक्ति हुआ जो कमा रहा है, तो उसकी एक पर निर्भर है पूरा घर, तो एक हो जाएगी कोटि। मान लो 2 लोग कमा रहे हैं, 2 पे निर्भर है तो 2 हो जाएगी कोटि, क्योंकि उनमें कुछ चेंज आते हैं तो पूरा परिवार में चेंज दिखेगा। ओके, बिल्कुल जस्ट ऐसा ही यहां पर है कि अभिकारक अणु जो टकरा रहे हैं लेकिन जिनकी सांद्रता में मापनीय परिवर्तन हो रहा है और उनसे वेग, अभिक्रिया का वेग घट रहा है, बढ़ रहा है, मींस उनकी सांद्रता में अगर कोई परिवर्तन आता है तो वेग परिवर्तित हो रहा है, तो उन अभिकारक अणुओं की संख्या को ही क्या बोला गया बच्चों? अभिक्रिया की कोटि। यह एक प्रायोगिक पद है। हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की मैकेनिज्म, क्रिया विधि देख के पर्याप्त रूप से कोटि निर्धारित नहीं कर सकते। ये केवल प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित की गई है और ये एक प्रायोगिक पद है। अगर हमें किसी अभिक्रिया का दर समीकरण दिया गया है तो उसमें जो अभिकारक पद है, जैसे ए और बी, ये अभिकारक सांद्रण पद हैं, इनमें जो घातें लगी हैं, इन घातों का योग ही अभिक्रिया का क्या होता है बच्चों? कोटि। तो यही लिखा है कि दर समीकरण में अभिकारक सांद्रता पदों के घातांक के योग के बराबर होती है। अब ये घातांक धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्डर इन सबको जोड़ दें। जो परिमाण मिल रहा है, मतलब जो परिणाम आएगा जोड़ने के बाद, वही पूरी अभिक्रिया की, समग्र अभिक्रिया की क्या होगी बच्चों? कोटि। तो इस तरह से कोटि समग्र अभिक्रिया से रिलेटेड है। यदि अभिक्रिया में कोई घटक आधिक्य में होता है तो इसकी सांद्रता परिवर्तन अभिक्रिया वेग को निर्धारित नहीं करता। कि अगर मान लो जैसे किसी घटक का 1 मोल है और उसी में दूसरे घटक के 100 मोल हैं, तो अभिक्रिया की कोटि 100 मोल पर निर्भर नहीं करेगी। उसकी सांद्रता में अगर कुछ परिवर्तन हो भी गया, 1 मोल घट गया, तो अभिक्रिया में वेग में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर 1 मोल है और वो खत्म हो गया तो अभिक्रिया रुक जाएगी। तो सीधा सा है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए घटकों की सांद्रता में। अगर बहुत ज्यादा है एक सांद्रता तो हम उसके सापेक्ष कोटि को 0 ले लेंगे, ठीक है।
दूसरा है बहुपद अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि और आणविकता बराबर होती है। ध्यान रखें, अगर कोई अभिक्रिया बहुपद में चल रही है और उसमें सभी अभिकारक अणु अपनी आणविक अवस्था में है, तो ऐसी अभिक्रिया में कोटि और आणविकता बराबर होगी। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड की आणविकता भी एक है और कोटि भी एक होगी। ठीक इसी तरह से इस अभिक्रिया में देख रहे हैं, जो आणविकता है वही इसकी कोटि होगी। बस ये जरूरी है कि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में अभिकारक अणु अपनी आणविक अवस्था में होने चाहिए। अगर वो सक्रिय माध्यक के रूप में है तो फिर हमें ऐसे में कोटि को अलग से निर्धारित करना होगा, फिर उसको हम देखेंगे, अभी आगे मिलेगा ये इस तरह से। किसी अभिक्रिया में यदि आणविकता एवं कोटि समान नहीं है तो ऐसी अभिक्रियाएं आभासी अणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आपको ऐसी भी अभिक्रियाएं दिखेंगी जहां पर अभिक्रिया की आणविकता अलग है और कोटि अलग है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है आभासी अणुक अभिक्रिया, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे इथाइल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन देखें तो अभिक्रिया वेग केवल इथाइल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि ये कुछ कम होता है, H2O बहुत अधिक में होता है, उसकी सांद्रता में मापनीय परिवर्तन नहीं आते। तो ऐसे में हम H2O के सापेक्ष ऑर्डर 0 कर देंगे तो कोटि होगी 1। लेकिन ये एक पद अभिक्रिया है और इसमें दोनों के टकराने से ही अभिक्रिया चलेगी, इसलिए आणविकता कितनी होगी बच्चों, 2। तो ये अभिक्रिया एक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है और प्रथम कोटि की आभासी अणुक अभिक्रिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस अभिक्रिया में चले जाएं तो ये एक स्यूडो ऑर्डर नहीं है, इसका आणविकता 1 है और कोटि भी 1 है। ठीक है, तो इस तरह से ये मतलब है आभासी, या हम इसकी जगह एक और एग्जाम्पल बल्कि ले लें, ये हटा दो क्योंकि ये तो इसमें क्या लेना देना इसका। एक और होता है जैसे कि शर्करा का प्रतिलोमन, है ना, ये भी एक आभासी अणुक अभिक्रिया है। देखो कैसे, जैसे C12H22O11 प्लस H2O, यहां पर एसिड होता है जल अपघटन, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये है शर्करा, चीनी। तो यहां पर जो आणविकता है बच्चों, ठीक है, आणविकता तो है 2, एक ये और एक ये, लेकिन जो कोटि है ना वो 1 है, क्योंकि जो रेट है रिएक्शन का डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ C6H12O6 ओनली, नॉट अ H2O। और यही रीजन है कि ये भी एक किसमें आएगी बच्चों, आभासी एक अणुक अभिक्रिया। देखने में ऐसा लग रही है कि एक अणुक है, लेकिन एक्चुअली 2 अणुक है, लेकिन कोटि 1 है। अब आता है, और ध्यान रखें कि कोटि किसी भी अभिक्रिया की डायरेक्ट अभिक्रिया देख के नहीं बताई जा सकती कि आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया लिख दी और डायरेक्ट बता दे। अगर वो बहुपद में लिखी है और उसमें वेग निर्धारक पद अगर लिखा है तो बता सकते हैं, वरना इसका निर्धारण प्रायोगिक रूप से ही किया जाता है। अभिक्रियाओं में प्रयोग किए जाते हैं, अभिकारकों की सांद्रताओं को घटाया बढ़ाया जाता है, फिर देखा जाता है वेग में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। अगर किसी अभिकारक की सांद्रता में कितना भी परिवर्तन करें और वेग में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो उस अभिकारक के सापेक्ष जो कोटि होगी वो 0 हो जाएगी। अगर हम किसी अभिकारक की सांद्रता डबल कर रहे हैं और उसमें वेग डबल हो रहा है तो उस अभिकारक के सापेक्ष कोटि 1 होगी। अभिकारक की सांद्रता 2 गुना कर रहे हैं तो वेग 4 गुना हो रहा है तो द्वितीय कोटि होगी उस अभिकारक के सापेक्ष। और अगर अभिकारक की सांद्रता डबल करने से, समझ गए ना, वेग 8 गुना हो जाता है तो उस अभिकारक के सापेक्ष कोटि 3 होगी। इस तरह से प्रायोगिक रूप से निर्धारित की जाती है किसी भी अभिक्रिया की कोटि। और दर समीकरण बिल्कुल प्रायोगिक पद है जिसमें अभिक्रिया की कोटि उनके वेग परिवर्तन के आधार पर ही घातांक लगाए जाते हैं अभिकारक के सांद्रण पदों में। लॉग मास एक्शन में जो लगाए गए हैं घातांक वो केवल रस समीकरण मिति स्थिरांक से उठा के लगा दिए गए हैं, वो कोई प्रायोगिक पद नहीं है, ये ध्यान रखें। ओके,
अब हम आते हैं आणविकता और कोटि में अंतर क्या दिखता है। तो देखो बच्चों, आणविकता है अभिकारक अणु जो परस्पर टकरा के अभिक्रिया करते हैं, मतलब दो अभिकारक अणु आपस में टकरा रहे हैं, उनमें रासायनिक क्रिया होगी, तो वो है आणविकता। इससे अभिक्रिया के वेग में किसकी सांद्रता घटाने बढ़ाने से क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक परिवार के सदस्य आपस में टकरा रहे हैं, रह रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं आपस में मिलके, तो वो आणविकता की तरह है। लेकिन उस परिवार को संभालने वाला व्यक्ति, उसकी क्या है, कोटि। तो अभिकारक अणु जो अभिक्रिया वेग को निर्धारित करते हैं, जिस पर एक्चुअल में रेट डिपेंड करता है, वो है कोटि। जटिल अभिक्रियाओं में समग्र आणविकता का महत्व नहीं होता, यह केवल प्राथमिक अभिक्रिया से जुड़ी है। आप जानते हैं, अभी आपने देखा कि ये जो अभिक्रिया थी इतनी बड़ी, तो इस समग्र अभिक्रिया से हम आणविकता का कोई लेना देना नहीं है। जैसे में तो दिख रहा है 7 हो जानी चाहिए। केवल ये अभिक्रिया के वेग मंद पद रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप से जुड़ी है, और उसी के बेस पर हमें देखना होता है। तो ये लिखा है कि जटिल अभिक्रियाओं में समग्र आणविकता का महत्व नहीं है, यह केवल प्राथमिक अभिक्रिया से जुड़ी है, और एक पद में तो है ही प्राथमिक। कोटि समग्र अभिक्रिया से संबंधित है, अर्थात समग्र अभिक्रिया की कोटि सभी अभिकारकों की कोटि के योग के बराबर हो। ध्यान रखें, समझ गए ना, कि हमें किसी भी समग्र अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करनी है तो हमें समस्त अभिकारकों के सापेक्ष कोटि निकालनी होगी, फिर उनका योग करना होगा, तब जाके हमें क्या निकलेगी, अभिक्रिया की कोटि। ऐसा नहीं कि हम केवल एक पद देख के ही लिखते। अगर वो वेग निर्धारक पद है तो उससे भी निर्धारित की जा सकती है, या फिर कोई अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है, वो वेग निर्धारित कर रहा है, तब फिर हमें पूरी समग्र अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने के लिए हमें समस्त अभिकारकों के सापेक्ष कोटि निकालनी होगी, तब जाके हमें कोटि निकाल पाएंगे। ठीक है, इसका मान धनात्मक और पूर्णांक संख्या में, मतलब शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3, क्योंकि अणु का अस्तित्व एक अणु के रूप में, दो अणु के रूप में है, आधा अणु, ऋणात्मक अणु, 0 अणु, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसका मान जो है, कोटि का मान धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य या प्रभाज। मतलब जरूरी नहीं है कि अभिक्रिया निर्धारित करने में, मतलब वेग निर्धारित करने में केवल धनात्मक प्रभाव अभिकारक का दिखे। कई अभिकारक अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं, कई बढ़ा सकते हैं, तो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक, शून्य हो सकती है। जरूरी नहीं कि अभिकारक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करे। जैसे एक परिवार है और सभी धनाढ्य हैं, बहुत पुराना पैसा है, तो उस परिवार का जो खर्चा है, अब वो किसी एक पर निर्भर नहीं होगा, वो तो पुश्तानी मिला है, तो कोई भी परिवार का चला जाए, बैठ जाए, ठीक है, उससे उसके परिवार में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम कहेंगे शून्य कोटि की हो जाएगी। प्रभाज, कुछ अंश ही अभिक्रिया में, अभिकारक का कुछ अंश ही अभिक्रिया वेग को निर्धारित करे। समझ गए ना, कि उसके 2 टुकड़े हो, उसका आधा टुकड़ा ही अभिक्रिया वेग को निर्धारित करे। तो ऐसे में सीधा सीधा दिखेगा कि वो प्रभाज के रूप में आएगा। कि मान लो A2 है, तो पूरा A2 निर्धारित ना करके अभिक्रिया वेग केवल A निर्धारित कर रहा हो, तो अभिक्रिया जो है उसके सापेक्ष प्रभाज में आ जाएगी। ठीक है, तो ये तभी प्रभाज में आती है जब अभिक्रियाओं में, जब वेग निर्धारक पद में जब कोई अणु किस रूप में प्रयोग हो जाता है, अपना एक सक्रिय माध्यक के रूप में, तब कोटि प्रभाज में आ जाती है बच्चों। फिर चौथा है कि यह अभिक्रिया का सैद्धांतिक पद है तथा अभिक्रिया की क्रिया विधि से संबंधित है। मतलब अभिक्रिया की क्रिया विधि देख के हम बता सकते हैं कि इसकी आणविकता क्या है। कि वो एक पद में है तो सीधा अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर ले लो, बहुपद में है तो उसका वेग निर्धारक पद से ले लो। लेकिन कोटि प्रायोगिक पद है, केवल अभिक्रिया को देख के नहीं बताया जा सकता, इसका प्रयोग किया जाएगा। और ये अभिक्रिया के वेग से संबंधित है, वाली गतिकी से संबंधित है कि अभिक्रिया किस वेग से चलेगी, कम या ज्यादा, ये डिपेंड करेगा उसकी सांद्रता पर। ठीक है, और यह अभिकारक सांद्रता परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती, मतलब अभिकारक सांद्रता घटे या बढ़े, इससे अभिक्रिया के वेग में को आणविकता में कोई अंतर नहीं है। तो केवल अभिकारक अणु जो टकरा रहे हैं उनकी संख्या है, जबकि अभिकारक सांद्रता परिवर्तन से प्रभावित होती है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एकदम बढ़ा दिया जाए तो ध्यान रखें उसकी कोटि बदल जाएगी। समझ गए ना, तो कोटि चूंकि वेग निर्धारक पद है
और वेग निर्धारण परिवर्तन सांद्रता पर निर्भर करता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर करता है, कई घटकों पर निर्भर करता है, और इसीलिए कोटि इन सब घटकों पर निर्भर करती है। तो ये अंतर दिखता है दोनों में, समझ गए बच्चों, कोटि और आणविकता। यहां तक बात क्लियर है। फिर हम आते हैं वेग स्थिरांक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो देखो वेग स्थिरांक, पहले हम एक जानते हैं कि अभिक्रिया वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता और उसकी पावर n, जहां n है कोटि, और आगे बढ़े तो r इक्वल टू k इंटू r की पावर n, है ना। अब r की सांद्रता जो है 1 मोल पर लीटर ले लें तो r इक्वल टू k, मतलब है किसी अभिक्रिया में जब अभिकारक सांद्रता इकाई हो, समस्त अभिकारक जितने लिए गए हों उनकी सांद्रता इकाई 1 मोल पर लीटर हो, तो अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है बच्चों, वेग स्थिरांक। मतलब 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले अभिकारक की अगर कोई रासायनिक क्रिया चल रही है तो उसमें जो वेग मिलेगा हमें अभिक्रिया का, वो है वेग स्थिरांक। ये स्थिर रहेगा, चाहे अभिकारक कितना भी ज्यादा हो या कम हो, ये तो प्रति मोल का है। तो इसलिए के की अगर हम लक्षण की बात करें तो वेग स्थिरांक का मान अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, आयतन परिवर्तन, दाब में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, किंतु ताप परिवर्तन, उत्प्रेरक की उपस्थिति से प्रभावित होता है। मतलब आप सांद्रता घटा दें बढ़ा दें, आयतन घटा दें बढ़ा दें, दाब घटा दें बढ़ा दें, क्योंकि सक्रिय द्रव्यमान तो सभी के प्रभावित होंगे, अभिकारक का भी उतना ही प्रभावित होगा अगर आयतन बढ़ाओगे उत्पाद का। तो वेग स्थिरांक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये तो प्रति मोल 1 लीटर आयतन के आधार पर निकाला गया ना, ठीक है। लेकिन ताप से प्रभावित होता है, क्योंकि ताप वृद्धि से घटाने से अभिकारक अणुओं की सक्रिय द्रव्यमान में परिवर्तन आ सकता है, सक्रिय संकर की सांद्रता में परिवर्तन आ सकता है। ऐसे में अभिक्रिया का वेग घट भी सकता है प्रति मोल में और बढ़ भी सकता है। इसलिए, और ये संबंध है log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है सक्रिय संकर बनाने के लिए, और T1 ग्रेटर देन, यहां पर जो है T1 लेस देन T2 है, ठीक है। ऐसे में तापमान वृद्धि करोगे तो K2 ग्रेटर देन क्या मिलेगा बच्चों, T1। मतलब उच्च ताप पर वेग स्थिरांक ज्यादा आएगा, निम्न ताप पर वेग स्थिरांक कम आएगा। ओके, इस तरह से संबंधित है। बाकी इसकी डिटेल हम आरेनियस समीकरण में पढ़ेंगे। दूसरा है वेग स्थिरांक की इकाई। तो देखो बच्चों, वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करेगी, क्योंकि देखो K इक्वल टू हो गया R अपॉन R की पावर n। यहां स्मॉल r है वेग, और r जो बड़ा है कैपिटल, वो है सांद्रता और उसकी पावर n। तो n की कोटि है, वो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, जैसे शून्य कोटि है। तो r वेग की यूनिट होती है मोल लीटर और सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और सांद्रता की हो गई मोल लीटर का पावर 0, तो ये हो गया 1। तो इसकी यूनिट आ गई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या एटीएम सेकेंड इनवर्स, या वार सेकेंड इनवर्स। ये है वेग स्थिरांक की इकाई। अब मान लो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो n की वैल्यू 1 रख दें, तो यहां पर मोल पर लीटर और यहां ऊपर का मोल पर लीटर हट जाएगा, तो बचेगी सेकेंड इनवर्स। ये बता दूं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कोई भी टाइम के इनवर्स में हो सकती है, जैसे सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, ईयर इनवर्स, है ना। जैसे रेडियो एक्टिव विघटन में है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जहां पर हम ईयर इनवर्स में निकालते हैं विघटन स्थिरांक। तो ये ऑब्जेक्ट होता है कि इनमें से कौन सी प्रथम कोटि की यूनिट नहीं है। तो ध्यान रखें, टाइम के इनवर्स में जितनी है वो सब होंगी, इसके अलावा कुछ है तो नहीं होंगी, ठीक है। द्वितीय कोटि में चले जाएं तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर का स्क्वायर, तो हो जाएगी लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरह से हमें निकालनी। फिर आता है दर नियम। तो देखो बच्चों, अभिक्रिया वेग तथा अभिकारक सांद्रता कोटि का एक मात्रात्मक संबंध है दर नियम। जैसे हम ऐसा लिखते हैं, R इक्वल टू R A की पावर n B की पावर m। इसे दर समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर समीकरण। ध्यान रखें, यहाँ n और m कोटि है और इनके मान प्रायोगिक रूप से निर्धारित किए गए हैं, और इनकी मान में परिवर्तन जो है वो इस पर निर्भर करेगा कि A की सांद्रता कम है या ज्यादा है। तो इस तरह से ये एक प्रायोगिक पद है, न कि एक सैद्धांतिक पद।
तो हर एक अभिक्रिया का अपना एक दर समीकरण होता है। यही लिखा है कि दर समीकरण प्रायोगिक रूप से निर्धारित किया गया पद है, अर्थात अभिक्रिया केवल गतिकी से संबंधित है। ओके, कि वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है अभिकारक की सांद्रता में, उस आधार पर n की और m की वैल्यू निर्धारित की गई है। और एक लास्ट टॉपिक बचता है कि जटिल अभिक्रियाओं के लिए कोटि का निर्धारण कैसे करें। तो देखो बच्चों, ऐसी कई जटिल अभिक्रियाएं हैं जिनमें वेग निर्धारक पद में अभिक्रिया का अणु पूरा भाग ना लेकर उसका कुछ हिस्सा भाग लेता है, मींस उसका एक प्रकार से अभिक्रिया माध्यक भाग ले रहा होता है। तब हमें ऐसी अभिक्रियाओं की कोटि कैसे निर्धारित करें। तो देखो, इसके लिए क्या करते हैं कि आपको कोई भी अभिक्रिया दी गई होगी कई पदों में, तो जो पद आपको वेग निर्धारक लिखा हो, मंद पद लिखा हो, उससे ही आपको एक प्रेक्षित दर समीकरण बना लेना है। मतलब हम R इक्वल टू के, उसमें जितने उस पद में अभिकारक अणु या सक्रिय माध्यक दिख रहे हैं, उनके आधार पर आप एक दर समीकरण बना लें। फिर अगर उस दर समीकरण में जो भी मध्यवर्ती है उसकी मोलर सांद्रता को साम्य समीकरण से निर्धारित कर लें, मींस उस मध्यवर्ती को उसके मोलर फॉर्म में आणविक रूप में लाते हैं। यही लिखा है कि मोलर सांद्रता को साम्य समीकरण से निर्धारित करके इसका मान दर समीकरण में प्रतिस्थापित करके दर समीकरण को आणविक रूप में लाते हैं। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे A2B2 इक्वल टू 2AB, ये समग्र अभिक्रिया है। ये क्या है बच्चों, एक समग्र अभिक्रिया, ओवरऑल अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन। अब इसके पद आपको लिखने नहीं है, वो आपको दिए जाएंगे। जैसे ये है पहला पद A2 गिव्स 2A, फिर दूसरा पद है A2 प्लस A इक्वल टू AB प्लस B, और एक ये है तीसरा पद A प्लस B मिले इस तरह से, तो ये बन गया AB। तो इसमें ये है मंद पद। अब मंद पद में देखो आप, ये है अभिकारक, इसमें B तो जो है आप देख रहे हैं कि यहां पर B तो क्या है, एक आणविक रूप में है, लेकिन A क्या है, यहां पर एक मध्यवर्ती है, वो आणविक रूप में तो नहीं है। अब दर समीकरण में अभिकारक को आणविक अवस्था में ही लेना होता है। तो यहां पर जब हम प्रेक्षित दर समीकरण बनाएंगे ना, दर समीकरण, तो हम R इक्वल टू लिखेंगे K B2 और यहां क्या A। अब यहां A एक मध्यवर्ती है। क्या है बच्चों, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती वो होता है जो कि ना तो अभिकारक की तरफ दिखता है संपूर्ण अभिक्रिया में और ना ही उत्पाद की तरफ। तो यहां पर हमारा A है, मींस पूरा A अणु वेग निर्धारण भाग नहीं ले रहा है, उसका आधा भाग निर्धारित कर रहा है, मतलब 1/2 पार्ट। इसीलिए देखोगे संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि वैसे भी डायरेक्ट पता चल रही है कि एक अणु इसका और आधा अणु इसका, तो 1.5 आ जाएगी। और ऐसे निकाल लें हम। हमें क्या करना है, साम्य समीकरण से हम साम्य लिख सकते हैं। इसके लिए साम्य लगा हुआ है, तो EQ A का स्क्वायर अपॉन A2, तो A इक्वल टू आ गया रूट EQ A2 का पावर 1/2। अब आप इस पूरे A का वैल्यू को समीकरण, मान लो ये 1 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण ये मान लो आपके पास आ गया 2 समीकरण, तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, मतलब ये है समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 ये यहीं का यहां भी लिख दिया मैंने। अब आपने A की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दी, क्योंकि K और K रूट EQ एक स्थिरांक है, तो उनको हटा दें हम। यहाँ B2 और A2 यहाँ आणविक रूप में तो आ गया ना, दर समीकरण में अभिकारक अणु अपनी आणविक अवस्था में आ गए, तो A2 और B2 तो मिला के आणविक ये जो है कोटि तो हो गई, दोनों के पावर देखो, इसका 1 और इसका आधा तो हो गया ये, लेकिन अभिकारक अणु तो 2 ही भाग ले रहे हैं ना, A2 और B2, इनके टकराने से तो अभिक्रिया चल रही है ना, तो आणविकता तो हो गई 2 और कोटि हो गई 1। ठीक इसी तरह से ये एक समग्र अभिक्रिया लिखी है, ठीक है। 2NO प्लस 2H2 गिव्स 2H2O प्लस N2। आपको पद लिख दिए मैंने, एक पद है 2NO, दूसरा ये है, तीसरा ये। यहां पर प्रेक्षित समीकरण आपने लिख लिया, प्रेक्षित दर समीकरण। क्यों, क्योंकि यहां पर अभिक्रिया ये है वेग निर्धारक पद, और यहां पर ये जो है एक मध्यवर्ती आ गया, तो रेट इक्वल टू K N2O2 और H2। H2 तो अभिक्रिया में ऊपर भी दिख रहा है, तो यहां मध्यवर्ती क्या लेंगे बच्चों, हम N2O2। अब हम N2O2 को जो है ये वाला
यहां से ले लें, पहले समीकरण से हम N2O2 की सांद्रता निकाल लें तो ये आ गई कि KeQ NO का स्क्वायर। अब हम समीकरण 1 में 2 का मान रख दें तो ये हो जाएगा KNO का स्क्वायर H2। K और KeQ कांस्टेंट है तो मैंने एक नया कांस्टेंट ले लिया, मतलब K डैश इक्वल टू हम ऐसा लिखते हैं K इंटू KeQ। बस यहां पर कोटि हो गई कितनी 3 और आणविकता हो गई 2। इस तरह से हमारे पास ये है जो है अभिक्रिया की कोटि भी आणविकता भी निकला। क्योंकि आणविकता कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इसीलिए 1.5 नहीं हो सकती थी, तो हमें केवल अभिकारक अणुओं की संख्या देखनी है। फिर यहां देखो 2O3 गिव्स 3O2, तो O3 और O2 प्लस O फास्ट, फिर O2 प्लस O मिलकर 2O2, तो यहां पर EQ निकाल लिया। अब यहां पर वेग निर्धारक पद देखो कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो प्रेक्षित दर समीकरण हमारे पास बना K और O3 इंटू क्या O। हम O का मान इस समीकरण से निकाल लें और समीकरण में आप पुटअप कर दो दर, प्रेक्षित दर समीकरण में O की जगह पर, तो O की जगह रखा तो ये कुल मिला के आ गई आपके पास O3 का पावर 2 और O2 का पावर -1, तो ऑर्डर आ गई, समग्र ऑर्डर हो गया 1, आणविकता हो गई 2, क्योंकि यहां O2 और O3 की टक्कर से ही अभिक्रिया चलेगी। तो यहां पर इस तरह से आपने देखा कि ये है हमें किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि क्या है, इनमें क्या संबंध है, बाकी आणविक कोटि कैसे निर्धारित की जाती है, न्यूमेरिकली कैसे निर्धारित की जाती है। मैंने एक अलग से टॉपिक बनाया है जिसमें कोटि निर्धारण की विधियां आएंगी। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रथम कोटि, शून्य कोटि, इन अभिक्रियाओं के समीकरण, इनके उदाहरण, इनके न्यूमेरिकल्स। ओके, तो अगले टर्म में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बच्चों।